नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल मैथ विद ब्रजेश कुमार पे। तो दोस्तों, आज से जो है हम लोग 10वीं क्लास की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और आज जो सबसे पहला हम लोग चैप्टर पढ़ने जाएंगे वो होगा ट्राइगोनोमेट्री। तो चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो 10वीं क्लास की, जैसे आपका हो गया CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, तो ये सभी बोर्डों के लिए वीडियो जो है उपयोगी होगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज हम लोग सीखते हैं ट्राइगोनोमेट्री को। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ को जीरो से हीरो करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं ट्राइगोनोमेट्री को। ट्राइगोनोमेट्री हिंदी में इसको लिखते हैं त्रिकोणमिति। अब आइए थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर में ट्राइगोनोमेट्री होता क्या है, इसके पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। देखिए, ट्राइगोनोमेट्री वर्ड जो है वह 3 वर्डों से मिलकर बना है। एक ट्राई, दूसरा गोनो और तीसरा मेट्री। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मतलब हुआ भुजा और मेट्री मतलब हुआ माप, यानी 3 भुजाओं के मेजरमेंट से और उनके एंगल के बीच जो हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। अर्थात ट्राइगोनोमेट्री जो है मैथ की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज की भुजा तथा उसके कोणों के बीच संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। उसको हम लोग ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री का मतलब आपको समझ में आया होगा कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसी त्रिभुज के भुजाएं एवं कोणों के बीच संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको ट्राइगोनोमेट्री कहा जाता है। अब जो है इसका हम लोग उपयोग देखते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री का हम लोग उपयोग कहाँ कर सकते हैं, फिर इसमें इसके आगे कंसेप्ट की हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ पे खड़ा, या आप मान लीजिए विजिट करने के लिए कहीं गए हुए हैं और आपको एक पोल दिखाई दे रहा है। जैसे सपोज कीजिए आप दिल्ली गए हैं और वहाँ पे आपको कुतुब मीनार दिखाई दिया। वहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया? कुतुब मीनार दिखाई दिया। अब आप क्या करते हैं कि कुतुब मीनार से कुछ दूरी पर आप खड़े हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप इस पॉइंट पे खड़े हैं। जैसे हम इसको कुतुब मीनार को नाम दे दिए AB, और यहाँ आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं वो वाला पॉइंट है C। अब आप जानना चाहते हैं कि कुतुब मीनार की हाइट क्या है। बिना मेजरमेंट किए हुए आप जानना चाहते हैं कि इस कुतुब मीनार की हाइट क्या है। तो आपको हाइट निकालने के लिए यहाँ से एक मैथ की ब्रांच की आवश्यकता पड़ेगी जिसका नाम है क्या चीज़? ट्राइगोनोमेट्री। अब देखिए, ट्राइगोनोमेट्री की सहायता से आप इस हाइट को, कुतुब मीनार की हाइट को कितनी आसानी से निकाल पाएंगे, इस चीज़ को हम लोग ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि हम जिस बिंदु पर खड़ा हैं वहाँ से कुतुब मीनार की शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, शीर्ष की जो सबसे ऊपरी बिंदु है, उसके साथ हम कितना डिग्री के एंगल बना के खड़े हैं। मतलब हमारे आंखों से उसका कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, और साथ ही साथ हमें ये पता लग जाए कि हम इस कुतुब मीनार से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, तो हम आसानी से इस कुतुब मीनार की ऊंचाई को निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम ले लें, मान लीजिए एक बच्चा है और ये यहाँ पर अपने विंडो के पास वो बैठा हुआ है, अपने घर के विंडो के पास बैठा हुआ है, और इसके घर से कुछ दूरी पे एक बैलून दिखाई देता है। इसको क्या दिखाई देता है? एक बैलून। अब ये बच्चा जो है इस विंडो से इसको देख रहा है, बैलून को विंडो से क्या कर रहा है? देख रहा है। अब ध्यान दीजिए, जब बैलून को विंडो से देख रहा है ऐसे, अब वह बच्चा मन ही मन कैलकुलेट ये करता है कि अगर हम नीचे जाके इस बैलून को पकड़ने का प्रयास करें या इस बैलून को हमको लेना हो, खरीदना हो, जो भी आप समझ लीजिए, तो हमें कितनी दूरी को ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो इस तरह के प्रश्नों को जो है आपके मन में जो प्रश्न चल रहा है उसका आंसर आप केवल किससे दे सकते हैं? ट्राइगोनोमेट्री से दे सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए था? आपको ये पता होगा कि कितनी हाइट पर बैठा हुआ है, कितनी हाइट से अपने विंडो से देख रहा है, और दूसरी ये जो वस्तु है इसके साथ या कितना डिग्री का कोण बना के देख रहा है, कितना डिग्री का कोण बना के दिख रहा है। तो 10वीं क्लास में ऐसे त्रिकोणमिति का तो उपयोग बहुत बड़े लेवल पे है, लेकिन 10वीं क्लास में कम से कम आप इन छोटी मोटी बातों को निकालना सीख जाएंगे। अब हम लोग जो है शुरू करते हैं ट्राइगोनोमेट्री के कुछ बेसिक बात को, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा कि ट्राइगोनोमेट्री गणित की एक शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा उसके कोणों के बीच संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सभी को तो पता है कि भुजा क्या होती है।
और हमें ये उम्मीद है कि आपको कोण के बारे में भी पता है। फिर भी हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई किरण है, ये कोई किरण है O से A। अब इस किरण को हम यहाँ से ऐसे पकड़ के रोटेट करते हैं। ऐसे क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने के बाद ये किरण कुछ ऐसे चला जाएगा। ये हमारा इनिशियल किरण था, ये हमारा क्या हो गया? फाइनल हो गया, या लास्ट इसको बोल सकते हैं। अब देखिए इसके रोटेशन से जो चीज़ का निर्माण हुआ, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं एंगल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आया होगा कि रे के जो रोटेशन है, रे का जो रोटेशन है, अमाउंट ऑफ रोटेशन है, वही क्या बनेगा? एंगल। जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन ज़्यादा होगा उतना एंगल बड़ा बनेगा, जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन कम होगा उतना एंगल क्या बनेगा? कम बनेगा। जैसे मान लीजिए अब इसी रे को हम मात्र इतना रोटेट कराते तो यहाँ पे एंगल हमारा क्या बनता? छोटा बनता। और यहाँ पे एंगल थोड़ा रे को क्या किया है? ज़्यादा रोटेट करा दिया है, तो यहाँ पे एंगल क्या बना है? बड़ा बना है। मतलब एंगल इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि हम रे को कितना रोटेट कर रहे हैं, रे को कितना रोटेट कर रहे हैं। अब आगे देखिए हम इस रे में क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए इसका हम नाम अब बदल लेते हैं और इसके नाम को हम रख दिए यहाँ पे बी। क्या रख दिए? बी। अब इस ओ बी रे से के किसी एम बिंदु से हम एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं ओ ए रेखा पर एन बिंदु पर। ओ बी रेखा के एम बिंदु से हमने परपेंडिकुलर खींच दिया ओ ए के एन बिंदु। परपेंडिकुलर खींचा मतलब यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। अब आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये था क्या चीज़? एंगल। क्या था? एंगल। और एंगल के बिल्कुल सामने क्या खींचा गया? परपेंडिकुलर। एंगल के बिल्कुल सामने क्या खींचा गया? परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आपको एक बात पता चला कि एंगल की सामने वाली भुजा, एंगल की सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर लंब होती है। परपेंडिकुलर होती है। क्या अर्थात क्या होती है? लंब होती है। उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा और दिखाई भी दे रहा होगा। यहाँ पे लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप क्या समझे यहाँ से एक बात कि राइट एंगल में कितने न्यून कोण होंगे? 2 न्यून कोण होंगे। कितने न्यून कोण होंगे? 2। और एक कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। अब इस 2 न्यून कोण में जिस एंगल की बात की जाए उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो चलिए अब हम लोग इस बात को सीखते हैं। सबसे पहले 10th क्लास में जो हम लोग को ट्राइगोनोमेट्री सीखना है। ऐसे तो आप ट्राइगोनोमेट्री को किसी भी प्रकार के त्रिभुज में लगा सकते हैं। ट्राइगोनोमेट्री को आप किसी भी प्रकार के त्रिभुज में लगा सकते हैं, लेकिन 10th क्लास में जो ट्राइगोनोमेट्री सीखना है उसमें केवल और केवल समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। जैसे आपको पता है कि मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है और यह समकोण तब भी होगा जब इसका एक कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। और उसको एच से डिनोट किया जाता है। हिंदी में इसी को कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। फिर से एक बार हमारी बात को सुने। जहाँ पर 90 डिग्री बनेगा उसके सामने वाली भुजा को हाइपोटेनस, हिंदी में कहे तो कर्ण कहते हैं। अब हमें बताना है लंब और आधार के बारे में। चूँकि आपको पता है एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, कर्ण होता है, लंब होता है और आधार होता है। तो हमें तो कर्ण पता चल गया, ये फिक्स है कि जहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा उसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, हाइपोटेनस होगी, जिसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे? एच से करेंगे। अब आगे जो करना है हमें बताना है इसमें लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमें बात करना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 न्यून कोण बना हुआ है। एक न्यून कोण यहाँ बना हुआ है, एक्यूट एंगल, और दूसरा न्यून कोण कहाँ है? ए बिंदु के पास है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब हमें यहाँ पर लंब और आधार बताना होगा तो सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि हम किस एंगल के सापेक्ष बात कर रहे हैं, या एंगल सी के सापेक्ष बात कर रहे हैं या फिर एंगल ए के सापेक्ष बात कर रहे हैं। जैसे एक और ट्रायंगल को हम ड्रा करें, फिर ज़्यादातर आपको मतलब बेहतर ढंग से समझ में आएगा। और ये उम्मीद करते हैं कि आपको ऑडियो वीडियो में कोई भी परेशानी नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ पर भी कर्ण क्या होगा? तो बी पर 90 डिग्री बना तो बी के सामने वाली भुजा क्या हो गया? कर्ण, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाइपोटेनस, और एच से डिनोट किया जाता है। अब देखिए,
अगर हम यहाँ पे आपसे बात करें कि यहाँ पे जो हमने एंगल लिया वो सी एंगल को लिया, किस एंगल को लिया? सी एंगल को। ट्राइगोनोमेट्री का एकदम बेसिक कंसेप्ट है और बेस है, इसके बिना ट्राइगोनोमेट्री को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं या अच्छे ढंग से नहीं समझ सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट को आपको काफ़ी गौर से समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं हम? सी एंगल के पास। मान लीजिए यहाँ पर थीटा बना हुआ है, समझ सकते हैं यहाँ पे कौन सा एंगल बना हुआ है? थीटा बना हुआ है। अब जब थीटा एंगल की सापेक्ष बात किया जाए, तो अभी हम लोग पढ़े थे कि जिस एंगल की सापेक्ष बात किया जाए उसके सामने वाली भुजा को, उसके सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। हिंदी में इसी चीज़ को लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंब। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग पी से। किससे डिनोट करते हैं? पी से। फिर से एक बात हमारी बात को सुने, जिस एंगल से बात की जाए उसके सामने वाली भुजा, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। आप जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लंब, कर्ण और आधार। यहाँ से आपको कर्ण भी पता चल गया, लंब भी पता चल गया, और तीसरी जो भुजा बची वह हुआ आपका आधार, जिसको हम लोग बेस कहते हैं, और बेस को बी से डिनोट किया जाता है। बेस को बी से डिनोट किया जाता है। उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब ध्यान दीजिए, इस वाले ट्रायंगल में हम अब ए एंगल के सापेक्ष बात करेंगे। किस एंगल के सापेक्ष बात करेंगे? ए एंगल के सापेक्ष बात करेंगे। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 90 डिग्री कहाँ बना हुआ है? बी के पास। तो 90 डिग्री बी पर बना है, तो बी के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब बात करना है किस एंगल से? ए एंगल से। ए एंगल पर कितना बना हुआ है? थीटा बना हुआ है। आप यहाँ पे कुछ भी सपोज कर लीजिए, मान लीजिए। अब ध्यान दीजिए, ए तो जहाँ पे एंगल बनता है उसके सामने वाली भुजा को, उसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, लंब हिंदी में बोलेंगे, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? पी से। तो आप बताइए, यहाँ पे थीटा जब कोण बन रहा है तो इसके सामने भुजा क्या है? बी सी। मतलब ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर, लंब हुआ। अब देखिए, हाइपोटेनस आपको पता लग गया, परपेंडिकुलर पता लग गया, तो बेस क्या होगा? ए बी वाली रेखा क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। उम्मीद करते हैं इतना छोटा सा बात आपको समझ में आ रहा होगा और काफ़ी गहरा असर आपके दिमाग में करेगा। चलिए, तो थोड़ा सा हम इस चीज़ को रफ करते हैं और फिर आपसे प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं बाबू, तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें, ताकि आपके साथ साथ उनको भी अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है एल एम एन, और एम के पास बना है 90 डिग्री। कितना डिग्री बना हुआ है? 90 डिग्री। अब हम यहाँ पे इस एन कोण के सापेक्ष बात करना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोण बना है बीटा। कितना कोण बना हुआ है? बीटा कोण बना हुआ है। अब आप हमें जो है बताएंगे कि यहाँ पे कर्ण क्या होगा? कर्ण क्या होगा? तो आपको 90 डिग्री बनता हुआ कहाँ दिख रहा है? एम पर। कहाँ बनता हुआ दिख रहा है? एम पर। तो एम के सामने वाली भुजा क्या हो गया? एल एन। एल एन, तो एल एन क्या होगा? कर्ण होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइपोटेनस, एच। कोई परेशानी है आपको? बिल्कुल नहीं है। दूसरी वाली बात देखिए, अब एल एम, एल एम, एल एम के बारे में जानना चाहे अगर हम, तो आप एल एम कहाँ देखेंगे? तो जिस एंगल के सापेक्ष बात किया जा रहा है उसके सामने वाली भुजा है, उसके सामने वाली भुजा है। और कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और लंब को कैसे डिनोट किया जाता है? पी से। कैसे डिनोट करते हैं? पी से। अब देखिए, हाइपोटेनस भी पता लग गया, परपेंडिकुलर भी पता लग गया, जो तीसरी साइड बचा वो क्या हो गया? बेस हो गया। तीसरा साइड जो बचा वो हमारा क्या हो गया? बेस हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपकी आप ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से पहचान लेंगे। अब जो है हम लोग के 8 अब इसके आगे जो है हम लोग देखेंगे कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग जान चुके हैं कि ट्राइगोनोमेट्रिक किसको कहते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच संबंध को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब ध्यान देंगे, हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और बी के पास 90 डिग्री बना है। किसके पास बना है? बी के पास 90 डिग्री बना है। तो आपसे पूछा जाए हाइपोटेनस बताएं, तो आप कहिएगा कि हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है।
मतलब कर्ण जो होगा 90 डिग्री के सामने वाला होगा। अब आपसे कहा जाए कि आप लंब और आधार को भी बताएं, तो आपके मन में सवाल ये उठेगा कि हमें लंब और आधार किस कोण के सापेक्ष बताना है, सी के सापेक्ष बताना है या फिर ए के सापेक्ष बताना है। तो जब हमें सी के सापेक्ष बताना हो, किसके सापेक्ष बताना हो, सी के सापेक्ष। हम मान लिया कि सी पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा होगा, तो सी के सापेक्ष जब हमें बताना है तो हम क्या करेंगे कि जिस कोण के सामने कहा जाए उसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर लंब होती है, परपेंडिकुलर लंब होती है। अब आपको पता है कि एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। हिंदी में कहा जाए लंब, कर्ण और आधार। तो लंब भी हमें पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया, जो भुजा बचा वो क्या हो गया, आधार हो गया। यहाँ तक किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महारथी को अगर समझ में नहीं आया है तो वो ज़रूर कमेंट करेंगे। अब यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो देखिए हम यहाँ पे जितना भी साइड की चर्चा किए हैं, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हमने क्या कर दिया, हाइपोटेनस, थीटा कोण के सामने वाले भुजा को परपेंडिकुलर, जो बच गया वो क्या हो गया, बेस। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो ध्यान समझेंगे, किसी कोण के सापेक्ष, किसी कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को, भुजाओं के अनुपात को ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। किसी भी कोण के सापेक्ष या किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यूनकोण कोण सापेक्ष, एक समकोण त्रिभुज में एक न्यूनकोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। अब इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे भुजाओं का अनुपात क्या क्या लिख सकते हैं, इन भुजाओं का, इन साइड्स का रेशियो क्या लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं P/B, क्या लिख सकते हैं, P/B। दूसरा रेशियो क्या लिख सकते हैं, P/H। तो सबसे पहले हम ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं P/H, फिर क्या लिख सकते हैं, B/H, B/H। उसके बाद फिर क्या लिख सकते हैं, P/B। इस रेशियो को भी तो लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है हमारा, हम B और P का भी तो रेशियो लिख सकते हैं, B/P। उसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, H/P, या फिर क्या लिख सकते हैं, H/B, फिर क्या लिख सकते हैं, H/P। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, पहले बात समझिए। अगर हम लिखे 2:3 और यहाँ पे लिख दे 3:2, या इस चीज़ को ऐसे कहे 2:3 और यहाँ पे लिख दे 3:2, तो दोनों अलग अलग चीज़ हो गया। अगर इस यहाँ पे हम कहना चाहें, अगर A और B 2 व्यक्ति है, तो अगर A का हिस्सा इसमें 2 है तो B का हिस्सा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहीं पर देखिए आप, अगर A का हिस्सा 3 है तो B का हिस्सा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो रेशियो का मतलब यही होता है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, पहला रेशियो क्या हुआ, P/H, दूसरा क्या हुआ, B/H, तीसरा P/B, चौथा B/P, पांचवा H/B, छठा H/P। कैसे हुआ, आप इस बात को समझे कि सबसे पहले हमने, जैसे हम परपेंडिकुलर और बेस का एक साथ बार रिलेशन लेंगे तो क्या बनेगा, P/B। तो एक बार बेस का भी तो परपेंडिकुलर के साथ बनेगा, तो इसको पलट के फिर लिख दिए B/P, तो वही बना है P/B। तो इसको फिर पलट के इसका रिलेशन बना दिए B/P हुआ। उसी तरीके से P/H, तो फिर H का भी तो संबंध P के साथ होगा, तो P/H, तो उसको पलट के बना दिए H/P। और देखिए B/H, तो फिर H का भी के साथ, B के साथ, तो B/H को पलट के हमने कर दिया H/B। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि एक त्रिभुज में कितने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं। कितने अनुपात में हम इसको लिख सकते हैं, 6 तरीके से, 6 अनुपात इसको हम बना के लिख सकते हैं। कैसे, एक बार फिर से समझे, इस P का इस एक बार H के साथ, फिर एक बार B के साथ, फिर इस H का भी एक बार P के साथ, एक बार B के साथ, फिर B का भी एक बार H के साथ, एक बार P के साथ। तो कितना हुआ, 2, 3, 4 और 2, 6। तो कुल कितने रिलेशन बन गए, 6 रिलेशन बन गए। अब इस वाले फिगर थोड़ा गंदा दिख रहा होगा, इसको हम साफ करके फिर से नया बनाते हैं। जैसे हाँ, अगर आपको थोड़ा सा वीडियो की स्पीड ज़्यादा लगे तो आप कमेंट करें, और स्लो लगे तब भी आप कमेंट करें। यहाँ पे 90 डिग्री बना, और यहाँ से थीटा से हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ हमारा H। बिल्कुल आपके मन की आवाज़ हमें सुनाई दे रहा है कि आपके मन में आया कि यहाँ पे 90 डिग्री बना, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को H कहते हैं। जिस एंगल के सापेक्ष बात करेंगे उसके सामने वाले भुजा को P, और जो बच गया वो क्या हो गया, B हो गया। अब देखिए यहाँ से आप इस रेशियो को लिख चुके हैं, किस कोण के सापेक्ष इस बात को लिखे हैं, थीटा के सापेक्ष। तो इसी बात को हम समझा रहे थे कि
किसी कोण के सापेक्ष, किसी समकोण त्रिभुज में किसी कोण के सापेक्ष या किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। जैसे P/H क्या है, एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, B/H क्या है, एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, P/B क्या है, एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है। एक नाम हो गया और नाम को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और याद करने के लिए इसका थोड़ा सा बेसिक तरीका है, किसी भी चीज़ को आप 5-6 बार लिख दीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए P/H का एक नाम दिया गया जिसको हम लोग कहते हैं साइन, क्या कहते हैं, लेकिन P/H किस एंगल के सापेक्ष लिखा गया, थीटा, तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा। साइन थीटा का हो गया P/H हो गया। उसी तरह से B/H का भी एक नाम दिया गया, उसका नाम रख दिया गया कोसाइन, कोसाइन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किसके सापेक्ष देखेंगे, थीटा के सापेक्ष। ऐसे कर दे ताकि आपको समझ में आएगा। तो साइन थीटा का हो गया P/H, मतलब P/H का नाम क्या दिया गया, साइन। थीटा क्या है, तो उसके सापेक्ष लिखा गया इस अनुपात को। कोसाइन क्या है, तो B और H के अनुपात को कहते हैं कोसाइन, किस एंगल के सापेक्ष, थीटा एंगल के सापेक्ष। और थीटा यहाँ से आपको फिगर से बनता हुआ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए P/B है, इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट, क्या कहते हैं, टेंजेंट। और किस एंगल के सापेक्ष देख रहे हैं, थीटा, यहाँ पे हो गया टेंजेंट थीटा। उसी तरीके से B/P है, B/P है, तो इसको कहा जाता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा। अगर आपको स्पेलिंग नहीं सुनाई दिखाई दे रहा हो तो बोलते हैं COTANGENT, कोटेंजेंट थीटा। क्या हो गया, कोटेंजेंट हो गया। उसी तरीके से H/B हुआ, और इस H/B को हम लोग सेकेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, सेकेंट, SECANT। और वही बात किस एंगल के सापेक्ष, थीटा एंगल के सापेक्ष। लास्ट जो हमारा बचा H/P बचा, इसको कहते हैं कोसेकेंट, क्या कहते हैं, कोसेकेंट, SECANT, कोसेकेंट। और इसको लिखा जाता है किसके सापेक्ष लिखा गया है, थीटा के सापेक्ष। तो कोसेकेंट का हुआ, थीटा के सापेक्ष हुआ H/P। अब आप जो है ध्यान से समझेंगे कि कुल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कितने बने, 1 2 3 4 5 6। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कितने हुए, तो 5। यहाँ पे आपको शायद इक्वल का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा होगा, लिखा ही नहीं है तो दिखाई कहाँ से देगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कितना हुआ, 6 हुआ। कितना हुआ, 6, जिसका नाम क्या हुआ, साइन। ये तो थीटा किसके सापेक्ष एंगल बना है, तो एंगल को हम लिखें यहाँ पे, नाम क्या हुआ, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट हुआ। साइन के लिए क्या कहेंगे, अगर कहीं पे P/H का अनुपात दिया हो तो उसको कहेंगे साइन, B/H का अनुपात दिया हो तो उसको कहेंगे कोसाइन। और आपको पता है अनुपात हमेशा किसी ना किसी एंगल के सापेक्ष ही लिखा गया होगा। फिर P/B के लिए क्या लिखेंगे, टेंजेंट। फिर B/P के लिए क्या लिखेंगे, कोटेंजेंट, क्या लिखेंगे, कोटेंजेंट। H/B के लिए क्या लिखा जाता है, सेकेंट। और H/P के लिए क्या लिखा जाता है, कोसेकेंट। अब देखिए नाम इसमें इतना बड़ा बड़ा होने लगा कि अगर 4-5 बार हमसे बोलने के लिए कह दिया जाए तो हमारा जो लगेगा कि सारा एनर्जी खत्म हो गया। तो इसके लिए हम लोग इसका शॉर्ट नेम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, शॉर्ट नेम का, जिसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं बिल्कुल इसके सामने ही लिखेंगे। और आपको ऐसे ही याद रखना है। कभी कभी आपसे जैसे पूछ देगा कि साइन का पूरा नाम, तो साइन का तो साइन है, कॉस का पूरा नाम तो कोसाइन। अब सबसे पहले इस बात को हम समझा देते हैं। जैसे देखिए साइन के लिए प्रयोग किया जाता है केवल SIN को, साइन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, SIN। और एंगल थीटा है तो थीटा और P/H। और ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू P/H। उसी तरह से कोसाइन के लिए केवल प्रयोग किया जाता है कॉस, और एंगल थीटा है और लिखेंगे B/H। उसी तरह से टेंजेंट के लिए केवल उपयोग किया जाता है टेन शब्द का, टेन का, और थीटा P/B। देखिए अब इस चीज़ को हम लोग क्या लिख लिए, शॉर्ट में लिख लिए। उसी तरह से कोटेंजेंट के लिए, किसके लिए, कोटेंजेंट के लिए हम लोग लिखते हैं B/P, और कोटेंजेंट को शॉर्ट में लिखा जाता है कॉट थीटा लिखेंगे। एंगल क्या है, थीटा है, और इसके लिए हो जाएगा B/P। उसी तरह से सेकेंट के लिए, किसके लिए,
सेकेंड के लिए केवल सेक का प्रयोग किया जाता है और हो गया थीटा एच बटा में बी। और ये होगा कोसेकेंड, क्या हो गया कोसेकेंड, और कोसेकेंड के लिए केवल प्रयोग किया जाता है कॉसेक। क्या प्रयोग किया जाता है कॉसेक, और किस एंगल के सापेक्ष थीटा एंगल के सापेक्ष। क्या हो गया एच बटा में पी। क्या हुआ एच बटा में पी। तो आप ध्यान रखेंगे अगर टेन कहा गया, टेन किसका संक्षिप्त रूप में लिखा गया है टेंजेंट का। किसका लिखा गया है टेंजेंट का। तो टेन का पूर्ण नाम क्या हुआ टेंजेंट, टेंजेंट का संक्षिप्त रूप क्या हुआ टेन। उसी तरह से कोट टेंजेंट को क्या लिखते हैं कॉट, और कॉट का पूर्ण नाम क्या हो गया कोट को टेंजेंट। उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आया होगा। हम लोग जो यूज करेंगे इस शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे शॉर्ट फॉर्म का। ऐसे आपको याद होना चाहिए कि कोसेक का जो पूरा नाम होता है वो होता है कोसेकेंड, टेन का जो पूरा नाम होता है वो होता है टेंजेंट। लेकिन हमें जो उपयोग करना है इस चीज़ का हम लोग उपयोग करेंगे। अब कहीं पे लिखा हो साइन थीटा या साइन ही लिखा हो, इसका मतलब हम किस साइन थीटा लिखा हो मतलब साइन रेशियो किसके एंगल के सापेक्ष थीटा, और रेशियो क्या था साइन किसको कहते हैं पी बट्टा एच को। मतलब साइन थीटा बराबर याद होंगे हम लोग को पी बट्टा एच। थीटा क्या है उस एंगल के सापेक्ष हम लोग बात कर रहे हैं। कॉस के लिए क्या हो गया बी बट्टा एच, टेन के लिए क्या हो गया पी बट्टा बी, कॉट के लिए बी बट्टा पी, सेक के लिए एच बट्टा बी, और कॉसेक के लिए एच बट्टा पी। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अब रहा बात इस चीज़ को हम लोग याद कैसे करें, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि वीडियो ख़त्म होने के बाद जब भी आपको फ्री टाइम मिले एक बार बैठ के 5 बार इसे लिखना है। मात्र कितना बार लिखना है 5 बार, खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। 5 बार बस केवल इसी चीज़ को लिखना है साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बटा एच। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एंगल को यहाँ पे थीटा ही लेंगे, आप बदल सकते हैं, बीटा लीजिए ए ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। टेन थीटा इक्वल टू पी बट्टा बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी बट्टा पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बट्टा बी, और कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बट्टा पी। और वो 5 बार जब लिखना है तो बोल बोल के लिखना है। क्या करके लिखना है बोल बोल के, आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ से आप ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में जान चुके हैं कि किसी कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। कुल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की संख्या कितनी है 6, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सेकेंड और ये कोसेकेंड, जिसको शॉर्ट में साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक कहा जाता है। अब इसी पर बेस क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन यहाँ से जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट हम आपको सिखाएं तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि कुछ आज सीखे। फिर हम लोग क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे, क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रिलेशन को समझा देते हैं फिर बात करते हैं। चलिए हम सारा चीज़ यही रखते हैं और आपसे पूछा जाए यदि कि आप साइन थीटा बोलिए क्या होगा। चलिए एक बार हम लोग लिखते हैं साइन थीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे कि साइन किसको कहते हैं पी बटा एच को। कॉस थीटा क्या होगा बी बटा एच होगा। टेन थीटा क्या होगा टेन थीटा क्या होगा पी बटा बी होगा। कॉट थीटा क्या होगा बी बटा पी होगा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा बी बटा पी हो जाएगा। उसके बाद से आप बताइए कॉट के बाद सेक थीटा क्या होगा, यहाँ लिखते हैं सेक थीटा क्या होगा, तो आपका उत्तर होगा एच बटा बी हो जाएगा। और पूछा जाए कॉसेक थीटा क्या होगा, तो आपका उत्तर होगा कि एच बटा पी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा इस चीज़ को देखिए, हम और सही से लिखने का मतलब ऐसे लिख लेते हैं। कॉसेक थीटा को यहाँ लिख देते हैं COSEC, कॉसेक थीटा एच बटा पी, और सेक थीटा को यहाँ लिख देते हैं बी बटा एच। अब आप हमारी बात को गौर से सुने। हम आपसे कहें कि आप इन 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के बीच रिलेशन को समझें। 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के बीच रिलेशन को समझें तो आपको एक बात दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ साइन पी बटा एच है तो यहाँ कॉसेक क्या है एच बटा पी है, मतलब एक दूसरे के उल्टा है। पहला पी बटा एच है तो दूसरा क्या है एच बटा पी है। तो आप यहाँ से एक बात तो ये कह सकते हैं कि यहाँ साइन और कॉसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। क्या है व्युत्क्रम है। उसी तरह से यहाँ देखिए कॉस क्या है बी बटा एच है और सेक क्या है एच बटा बी है। क्या है एच बटा बी है। ये भी एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम है। पहला बी बटा एच तो दूसरा
पहला जो है सेक के लिए गलत लिख दिया ना जी। सेक का होता है एच बटा बी होता है, थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा गया था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सेक क्या होता है एच बटा बी होता है, और कॉस का होता है बी बटा एच। तो ये एक दूसरे के क्या है उल्टा है। टेन पी बटा बी और कॉट क्या हुआ बी बटा पी हुआ। अब आपसे कहा जाए कि दो उल्टे चीज़ों को आप गुना करें, दो उल्टे चीज़ों को आप क्या करें गुना करें। जैसे एक हो गया ए और दूसरा हो जाए तो इसका उल्टा क्या होगा 1/a। अब इसको जब आप गुना करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 1 होगा। उसी तरह से मान लीजिए हम कहें कि 2/3 है। 8वां क्लास में आप लोग सीखे हैं व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम क्या होगा, नीचे वाला को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला को नीचे कर देंगे, यानी 3/2। इस चीज़ को भी जब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ से हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि दो व्युत्क्रम चीज़ों का या दो व्युत्क्रम वस्तुओं का या किसी भी दो व्युत्क्रम संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 1 होगा। रेसिप्रोकल संख्याओं का जो प्रोडक्ट आएगा कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से इस बात को आप समझें कि हम ले लिए साइन थीटा को इनटू यहाँ से ले लिए कोसेक थीटा को, किस थीटा को ले लिया गया कोसेक थीटा को। तो जब LHS को हम गुना करेंगे तो RHS को भी गुना कर लेते हैं। मतलब इधर क्या हो गया P बटा H, तो इधर से क्या बनेगा H बटा P। साइन का वैल्यू P बटा H और कोसेक का वैल्यू H बटा P। आप क्या देख रहे हैं कि कट गया कितना 1। मतलब यहाँ से आपको क्या निकल के मिला कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजकल टू कितना हो गया 1 हो गया। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजकल टू कितना हो गया 1 हो गया। अब आपसे कहें कि आप साइन थीटा को और क्या कर सकते हैं, तो कहिएगा कि साइन थीटा इजकल टू हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इधर गुणा किया उधर जाएगा तो भाग 1 बटा कोसेक थीटा। इसका मतलब है कि कहीं पे साइन थीटा लिखा हो तो उसके लिए हम अपने आवश्यकता के अनुसार 1 बटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं, 1 बटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं। या कहीं पर 1 बटा कोसेक थीटा लिखा हो तो हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। तो किसी के माइंड में आएगा कि जब ए और बी दोनों गुणनफल के रूप में, मतलब साइन बी और कोसेक दोनों गुणनफल के रूप में है, तो एक बार साइन भी तो जाके उधर भाग कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। तो कोसेक थीटा इधर बच जाएगा, कोसेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। इसका मतलब क्या होगा कि कोसेक थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, या 1 बटा साइन थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा। और साइन और कोसेक एक दूसरे को क्या है रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। उसी तरीके से आप देखिए दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट देखेंगे हम कॉस और सेक का गुणनफल करें, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो कॉस और सेक का जब करेंगे तो कॉस क्या होगा b बटा एच, यहाँ दूसरे कलर से लिख लेते हैं थोड़ा सा, b बटा एच, और सेक क्या होगा h बटा b। फिर b से b कट जाएगा, h से h कटेगा, क्या हुआ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1। इस रिलेशन को बस आपको ध्यान रखना है कि साइन और कोसेक 1 होता है गुणा में, कॉस और सेक गुणा में क्या होता है 1 होता है। अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ से कॉस थीटा निकालना हो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा। अगर सेक थीटा के बदले लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। ये दूसरा नंबर पॉइंट हुआ आपका। उम्मीद करते हैं ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ रहा होगा। अब थर्ड नंबर पॉइंट को आप थोड़ा सा देखें। जैसे अब क्या बचा, साइन कोसेक एक दूसरे के उल्टे थे, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे थे, उसी तरह से टेन और कॉट भी क्या था एक दूसरे के उल्टा था। मतलब टेन और कॉट को भी गुणा करेंगे तो कितना होगा 1। जैसे यहाँ देखेंगे इधर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ नीचे लिखे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन थीटा क्या होता है p बटा b, कॉट थीटा क्या होता है b बटा p। p से p कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना बनेगा 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू कितना हो गया 1। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉट थीटा इधर गुणा किया उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा। तो यहाँ लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा। तो टेन थीटा के लिए आप क्या लिख सकते हैं 1 बटा में कॉट थीटा। दूसरा आप कॉट थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं 1 बटा में टेन थीटा।
ये आपका पॉइंट नंबर कितना था? 3 था। ये आपका पॉइंट नंबर कितना था? 3 था। तो आप यहाँ से एक बात समझें कि P/H को साइन थीटा कहते हैं, B/H को कॉस थीटा कहते हैं, P/B को टेन थीटा कहते हैं और B/P को क्या कहते हैं? कॉट थीटा कहते हैं। यहाँ वाला रिलेशन को एक बार हम क्या करते हैं, आपको फिर से समझा देते हैं। शायद कैमरा में नहीं दिख रहा है तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा रफ कर देते हैं और फिर से आपको समझा देते हैं। यहाँ से इसको पूरा हम मिटा लेते हैं और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इस वाले बॉक्स में टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो टेन थीटा के लिए क्या हो गया? P/B और कॉट थीटा के लिए क्या हो गया? B/P। थोड़ा सा आपको इधर उधर नहीं दिखाई दे रहा होगा, जैसे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है सेक थीटा, तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर लिखे 1/cos थीटा। थोड़ा सा अगर इधर उधर हो तो आप देख लीजिए, चूँकि पीछे बार बार जाके कैमरा में देखना पड़ता है। तो टेन थीटा, और कंफ्यूज नहीं होना, अगर कहीं भी थोड़ा सा भी वीडियो में आपको दिक्कत हो तो आप बाबू कमेंट जरूर करिएगा। हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कमेंट के माध्यम से ही आपके उस दुविधा को दूर करने का। अब टेन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? 1/cot थीटा और cot थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, ऐसे आपको सुनाई भी दे रहा हो तो आप सुन के भी लिख सकते हैं। cot थीटा इजकल टू क्या हो गया? 1/tan थीटा। तो आज हम लोग पढ़े हैं कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है और ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कहते किसको है, क्या मतलब था उसका, और ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के बीच क्या संबंध है। आज एक वैसे संबंध तो बहुत सारा है, जिसमें से आज हम लोग केवल प्रोडक्ट वाला, उनको गुणा करने पर क्या संबंध बनता है, इस चीज़ को हम लोग देखें। तो बाबू आपको बस करना इतना ही है कि वीडियो को एक बार पूरा देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और 5 बार इन फार्मूला को लिखना है। जैसे साइन थीटा इजकल टू P/H, कॉस थीटा इजकल टू B/H, टेन थीटा के लिए P/B। उसी तरह से 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को बोल बोल के 5 बार लिखना है। उसके बाद आपको ये वाला भी फार्मूला याद होना चाहिए, तो इसके लिए भी आप 5 बार लिखें। बोल बोल के कैसे लिखें? 5 बार कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1, फिर साइन थीटा इजकल टू 1/cosec थीटा, cosec थीटा इजकल टू 1/sin थीटा। उसी तरह से यहाँ पर भी cos थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1, cos थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1, cos थीटा इजकल टू 1/sec थीटा, sec थीटा इजकल टू 1/cos थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। इसको हल करने के बाद कितना हो जाएगा? 1। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1, टेन थीटा इजकल टू 1/cot थीटा, cot थीटा इजकल टू 1/tan थीटा। इस चीज़ को भी आपको लिखना है कितना बार? 5 बार। प्रॉपर नोट्स बनाना है और आपके पास जो भी किताब उपलब्ध है, जो भी अवेलेबल है, आप जिस भी प्रकाशन के पब्लिकेशन के बुक को सॉल्व करते हैं उसी बुक को सॉल्व कीजिए। उस बुक के सारे प्रश्न आपसे बनेंगे। हम जो यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन लेंगे वो एक स्टूडेंट फ्रेंड्स पब्लिकेशन से केसी सिन्हा का बुक आता है, डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा उसी बुक से होगा। इसके बाद RS अग्रवाल, RD शर्मा, मतलब जितने भी नामी ग्रामी पब्लिकेशन है जिनके अंदर अच्छा प्रश्न है, उन प्रश्नों को भी हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इतना काम करके अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।